हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेट 2019 के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन है, द मेजर प्रीपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि नंबर 1, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नंबर 2, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और नंबर 4, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और बी जो है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, तो बिल्कुल नहीं, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों के जैसी बराबर ही होती है। और सी जो है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो ये आपका आंसर जो है वो सही है, क्योंकि गुणात्मक रूप से वो जो है क्वालिटी जो होती है उसकी भिन्न होती है, सोचने समझने की क्षमता जो होती है, तरीका जो होता है वो भिन्न होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। डी जो है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, बिल्कुल नहीं, निम्न नहीं होती है। तो इसका जो आंसर सी है वो सही है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, अमाउंट और क्वांटिटी में तो क्या होता है कि एक समान ही होती है सोच, लेकिन जो टाइप्स होते हैं, जो क्वालिटी होती है वो जो है वो भिन्न होती है बच्चों की और वयस्कों की। तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज ए और एन। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, बी एक सामाजिक संरचना है, सी एक आर्थिक अवधारणा है, डी एक जैविक निर्धारक है। तो देखिए, जेंडर जो है वो हमारा एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। और ये इसे समाज ने बनाया है कि महिलाओं के ये कार्य होंगे, पुरुषों के ये कार्य होंगे। महिलाओं को इस तरीके के वस्त्र या कपड़े पहनने चाहिए, पुरुषों को इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये जो जेंडर है वो क्या है, सामाजिक संरचना है। तो इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ए संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, बी शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सी सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, और डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो देखिए, ये ऑप्शन जो आपका था कि संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। देखिए, इसमें आपका संवेगात्मक सही है, बौद्धिक सही है, लेकिन आध्यात्मिक एवं स्व जो है वो, इससे जो है ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। बी में क्या है, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो देखिए, इसमें भी स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म आता है, ये हमारे विकास का व्यापक आयाम नहीं है। और सी में भी देखिए, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। इसमें सामाजिक सही है, शारीरिक भी सही है, और ये व्यक्तित्व और स्व जो है वो आने से जो है ये ऑप्शन गलत हो जाता है। डी देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि विकास के व्यापक आयाम जो मेन है वो कौन कौन से हैं। शारीरिक है, शारीरिक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, जिसमें गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपकी भाषा आती है, कल्पना आती है, स्मृति, सोच, समझ, यानी जो बुद्धि से संबंधित होता है। और सोशल है यानी सामाजिक। तो सामाजिक में आपका
मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, अच्छे बुरे की पहचान, और किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। और संवेगात्मक, इसका मतलब है कि भावनात्मक लगाव जो कि सामाजिक से हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी विकास का जो प्रमुख आयाम है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो देखिए ये जो है ये अधिगम की परिभाषा है कि बुद्धि अनुभव के परिणाम रूप में वो क्या करती है कि व्यवहार में हमारे परिवर्तन करती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा जो है व्यवहार है वो बदलता जाता है। बी है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। तो देखिए ये भी ऑप्शन कहीं कहीं थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि बुद्धि एक अनुवांशिक के साथ साथ वातावरण का भी इस पे पूरा प्रभाव पड़ता है, सिर्फ अनुवांशिक ही नहीं है। और इसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो ये सही है, लेकिन ये अनुवांशिक ही नहीं है। और ये क्या है कि इसमें वातावरण का भी, एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो देखिए ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो बुद्धि की परिभाषा हार्वर्ड गार्डनर ने जो दी है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है जिसमें अनेक बुद्धि, उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि मानी है। और कहीं ना कहीं ये 7 प्रकार की जो बुद्धि होती है इनमें कुछ बच्चों में 2 या 3 प्रकार की बुद्धि भी एक साथ पाई जाती है। किसी को जैसे खेल कूद में इंटरेस्ट है तो संगीत में भी इंटरेस्ट है, कला में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। किसी को मैथ पसंद है, किसी को फिजिक्स पसंद है। तो जो बुद्धि हमारी है वो गार्डनर जी के अनुसार बहुआयामी है। और इसलिए ये वाली जो जिसमें कई योग्यताएं शामिल हो सकती हैं, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अभिसारी अपसारी दोनों तरीके का चिंतन जो है बुद्धि के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर सीन एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ए, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तो बिल्कुल नहीं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उनके जन्मदाता आपके जॉन डीवी माने जाते हैं, और उन्होंने निष्क्रिय रूप से बच्चों को बिल्कुल नहीं माना है, ठीक। और प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। वे निष्क्रिय जानकारी प्राप्तकर्ता नहीं होते, बल्कि सक्रिय रूप से अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान से अर्थ का निर्माण करते हैं। तो उन्हें खोजकर्ता और आविष्कारक का स्थान दिया जाता है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषक के रूप में, ये ऑप्शन सही है। जो सी वाला ऑप्शन था खाली स्लेटे के रूप में, तो जॉन लॉक ने उन्हें खाली स्लेट माना है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जो बालक होता है वो खाली स्लेट नहीं होता है, वो बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ होता है। और डी जो होता है ऑप्शन है छोटे वयस्कों के रूप में, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, छोटे वयस्क नहीं होते हैं। इसका जो आपका बी ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषक, वो सही है। सक्रिय अन्वेषक के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की लर्निंग इज। लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम ए, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बी, एक निष्क्रिय गतिविधि है,
सी एक अनुबंधित गतिविधि है, डी एक सामाजिक गतिविधि है। तो देखिए जो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो 3 चीज़ों पर ही आधारित है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, यानी सामाजिक, संस्कृत और भाषा। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द जो है उनका जो अधिगम का सिद्धांत है वो घूमता है। तो इसमें देखिए एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बिल्कुल नहीं, ये व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है। ये ले वाइगोस्की जो हैं वो समूह में और ग्रुप में सीखने की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए गलत है। बी एक निष्क्रिय गतिविधि है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप समाज में जुड़ते हैं और निष्क्रिय रूप से तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं होता है। समाज में जुड़ेंगे अपनी संस्कृति के बारे में और सब चीज़ों का जो है भाषा के माध्यम से एक दूसरे से प्रदर्शित करना, तो ये निष्क्रिय गतिविधि बिल्कुल नहीं है। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत है। सी जो है एक अनुबंधित गतिविधि है। अनुबंधित जो है वो अनुबंधित गतिविधि जो होती है वो व्यवहारवादी मानते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डी है अ सोशल एक्टिविटी एक सामाजिक गतिविधि है, तो बिल्कुल यह जो आपके अधिगम है, जो लेव वाइगोस्की का अधिगम जो है वो क्या है, सामाजिक गतिविधि है। बच्चा जो है ग्रुप में सीखता है और एक साथ कोऑपरेट करने की भावना, लर्निंग करने का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, समूह में होती हैं। तो इसलिए ये जो डी ऑप्शन है आपका एक सामाजिक गतिविधि है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। ए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। पहले ये जान लीजिए कि जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था हमारी होती है वो कितने एज की होती है। तो वो ये अवस्था जो होती है हमारी वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आइए अब देखते हैं। ए है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है वो हमारे जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में होता है। इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा एक अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। जैसे मान लीजिए वो अपने खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करता है, तो वो बार बार सरक करके उस खिलौने को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये जो है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। बी जो है विलंबित अनुकरण। तो विलंबित अनुकरण जो होता है वो बच्चा जो है माता पिता के जो व्यवहार को वो क्या करता है, नकल करता है। जैसे खाने पीने की प्रतिक्रिया या उठने बैठने का जो तरीका होता है वो बच्चा जो है वो माता पिता को देखता है और उसको वो क्या करता है, उनकी नकल करता है। सी है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो कोई तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। तो जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण के लिए यदि 2 समान लंबाई की छड़ी को उसके समक्ष हम रखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके रख दें, लंबाई छड़ी की एक ही बराबर रहेगी। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रख दें तो जो ऊपर वाली छड़ी रहेगी उसको देख करके बच्चा बोलेगा कि ये छड़ी जो है वो बड़ी है, और जो पीछे रहेगी वो उस छड़ी को देख करके बच्चा कहेगा कि ये छड़ी जो है वो छोटी है। मतलब उसके अंदर तर्क करने की क्षमता का अभाव होता है। तो ये जो आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है उस अवस्था में ही ये विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष की। और वर्तुल प्रतिक्रिया क्या होती है, वर्तुल प्रतिक्रिया भी सेंसरी मोटर एज में ही होती है। इसमें जो है बच्चा जब कोई कार्य करता है और जब उसे वो काम अच्छा लगता है तो बार बार करने का प्रयास करता है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन जो है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ये आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग चिल्ड्रेन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता के आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो देखिए इसमें क्या है कि आनुवंशिकता के साथ साथ हेरिडिटी के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट का भी मेन रोल होता है। तो सिर्फ हेरिडिटी के माध्यम से ही अगर हम सोचें कि बच्चा जो है वो सीख रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वातावरण बच्चे को ना मिले, इस तरीके का माहौल ना मिले कि जो कि पढ़ने योग्य है या सीखने योग्य हो, तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख सकता है। इसलिए दोनों जो है एक सिक्के के पहलू हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। बी है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता निर्धारित व सीमित करती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि बच्चों की जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि जो है बच्चों के सीखने की क्षमता को निर्धारित करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके का होता तो जो कम पैसे वाले लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो क्या वो बच्चे IAS नहीं बन रहे हैं, PCS नहीं बन रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो होती है वो सीखने के लिए ही आवश्यक हो। तो ये भी आपका बी ऑप्शन भी गलत है। सी है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो देखिए दंडित तो बिल्कुल ही नहीं करना है बच्चों को सीखने के लिए, और हाँ मोटिवेट करने के लिए उन्हें जो है रिवॉर्डेड पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन आप उन्हें दंडित नहीं करेंगे। और पुरस्कार और दंड से बच्चा जो है सीखेगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। डी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डी, कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। कि जब तक बच्चा खुद से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित ना हो, उसमें वो इंटरेस्ट ना ले, रुचि पैदा ना हो, तो वो बिल्कुल ही उस चीज़ को वो सीख नहीं सकता है। और अगर बच्चा जो है उसमें रुचि ले रहा है या उसका इंटरेस्ट जग रहा है या खुद वो आंतरिक रूप से जो है वो प्रेरित है उस काम को करने के लिए, तो बच्चा उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इसका जो आंसर है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम टू। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। तो देखिए ए है इसका ऑप्शन अधोगामी शीर्षगामी, ये बिल्कुल सही नहीं है। बी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। सी है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। और डी है शीर्षगामी अधोगामी। तो देखिए ये अधोगामी और शीर्षगामी और इन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसको तो बिल्कुल ही हटा देते हैं। ये बी और सी में हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए इसमें क्या कहा गया कि ग्रास मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जो हमारा विकास होता है, चालक विकास का जो क्रम होता है वो ग्रास मोटर से फाइन मोटर में होता है। मतलब हम सबसे पहले जो है हाथ को हिलाना शुरू करते हैं या हाथ से कोई काम करने का प्रयास करते हैं, और बाद में हम जो है सूक्ष्म जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उनसे काम करना शुरू करते हैं।
पहले हम बड़ी मसल्स का उपयोग करते हैं और बाद में छोटी मसल्स का। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो किसी अपने खिलौने या किसी भी चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है, तो वो पहले सरकता है और सरक करके पहले वो अपने हाथों से उसको अपने पास लाने का प्रयास करता है। डायरेक्ट फिंगर का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करता है। वो अपने हाथों से उस सामान को खिसकाने का प्रयास करता है और उसको खिसकाने के बाद उसे मुंह से उसको पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ टाइम के पश्चात वो अपने फिंगर से या अपनी उंगलियों से वो किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो है स्थूल चीज़ें जो होती हैं वो विकसित होती हैं और उसके बाद सूक्ष्म भाग जो होते हैं वो विकसित होते हैं। यानी पहले जो बड़ी मसल्स होती हैं वो कार्य करना शुरू करती हैं और उसके बाद छोटी मसल्स कार्य करना शुरू करती हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशंस टू एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वयस्कता के संक्रमण की पहल जो होती है वो शुरुआत होती है किशोरावस्था से, क्योंकि किशोरावस्था को स्टेनली हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था माना है। और किशोरावस्था में आते आते बच्चे के अंदर जो है वो ढेर सारे हार्मोनल चेंजिंग होती है, उसमें लीडरशिप की भावना होती है और वो एक वयस्क जैसा जो है व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो इसलिए जो किशोरावस्था होती है वह अवधि जो है वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बी ऑप्शन है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया का जो संबंध होता है वो व्यवहारवाद में बनता है। तो यहाँ पे जीन पियाजे की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और ए वाला भी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो ठीक है, बच्चे अवलोकन के द्वारा सीखते तो हैं, लेकिन बिल्कुल इसी पर ही जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो आधारित नहीं है। तो ये आपका ए ऑप्शन भी गलत है। सी है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो पुरस्कार दंड के माध्यम से ही सीखना नहीं सिखाया जाता। जीन पियाजे के अनुसार जो होता है वो बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से खुद एक्टिव होकर कार्य करके चीज़ों को वो बेहतर तरीके से सीखता है। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। तो जो बच्चा होता है वो खुद स्वयं से करके चीज़ों को जो सीखता है और जो वो अनुभव प्राप्त करता है वे उसके लिए सीखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विथ देमसेल्व एज, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं। तो जो मौखिक संवाद होता है, जैसे बच्चा जो है खेलता रहता है या कोई कार्य करता रहता है और कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है, तो इसको हम मौखिक संवाद कहते हैं। इसको व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, लेवाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है। भ्रांत वार्ता होती नहीं, समस्यात्मक वार्ता भी नहीं, ये अहम केंद्रित वार्ता जो होती है, ये अहम केंद्रित वार्ता जीन पियाजे मानते हैं कि अहम केंद्रित वार्ता। तो इसमें लेवाइगोस्की की बात की जा रही है। तो इस आंसर नंबर ए जो है वो सही होगा, व्यक्तिगत वार्ता, जो बच्चा कुछ भी कार्य करते समय खुद से बातें करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएट
associating toys, articles of clothing, household items, occupations, and colors with specific sex is a demonstrated of खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जैसे होता है ना कि जो डॉल्स होती हैं वो लड़कियां उससे खेलेंगी, जो मोटर होंगी, कार होंगी या बाइक होंगी, जैसे खिलौने होंगे वो लड़के उससे खेलते हैं। पहनावे में हो गया कि फ्रॉक जो है लड़कियां पहनेंगी और पैंट शर्ट जो होता है लड़कों का पहनावा है। और घरेलू सामग्री जो है, व्यवसाय जो है, जिससे होता है कि एक वर्ग विभेद की बात की जा रही हो। जैसे रंगों की बात की जाए तो पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का और ब्लू कलर लड़कों का। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो है नंबर 1 जो है ए ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इम्पॉर्टेंट टू द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। अनुभव लाने का मतलब, इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि होता है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है, अपने क्लासरूम में जाता है, तो पहले से ही कुछ चीज़ों को वो अनुभव किया रहता है, सीखा रहता है। वो बिल्कुल कोरी पटिया नहीं होता, उसके अंदर कुछ न कुछ ज्ञान जो है, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसके आसपास के वातावरण यानी माता पिता से बहुत सारी अनुभव और ज्ञान जो है उसको पहले से ही प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन में ए में देखिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, और डी है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, जो एक बालक होता है वो पहले से ही कुछ अनुभव लेकर अपने एक कक्षा में शामिल होता है, तो हमें जो है उसके अनुभव का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उसके मतलब जो नए ज्ञान से हमें उसके अनुभव को, उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ना चाहिए और जोड़ने के पश्चात हमें उस पर एक नए ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। जैसे होता है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो इसी प्रकार जो बच्चा जो पहले से सीखे हुए है उस ज्ञान का, उस संस्कृत का, उस ज्ञान का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसको संचय करते हुए, उसको इकट्ठा करते हुए उस पर हमें नए ज्ञान की इमारत खड़ी करनी चाहिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग because he will be cut and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? आइए देखते हैं। ए, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और डी, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की, अगर वो इस तरीके का कार्य करता है तो उसे दंड प्राप्त होगा, मतलब उसे जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास इसके अंतर्गत आता है। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।